अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गैसेस एक्सचेंज का चैप्टर बताऊँगा कि गैसेस एक्सचेंज क्या होती है, किस तरह होती है, इसकी डेफिनिशंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा हम लोग क्लास 10 के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि बोर्ड के लिहाज से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एयर पैसेज वे बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन कभी-कभार आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन कभी-कभार आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल consequences ऑफ स्मोकिंग। ये ऐसा टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि कितने कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कौन-कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो कैंसर कॉज़ करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है? तो पहले मैं बताऊँगा गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि गैसेस जो होती है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा। एक ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब सवाल ये होता है कि ये जो गैसेस होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसी होती हैं, इन कैसी होती है और आउट कैसी होती है। मतलब ऑक्सीजन इन कैसी होती है, आउट कैसी होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इन कैसी होती है, आउट कैसी होती है। इसी में आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है, फिर बाहर ऑक्सीजन कैसे जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है या बाहर कैसे जाती है। तो इसी चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि 2 गैसेस जो होती हैं, उनके एक्सचेंज कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर। हम लोग इसको थोड़ा-सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शुरू करते हैं कि हमारे पास इसमें मेन रोल जो होता है वो रिस्पायरेशन का होता है। रिस्पायरेशन का मेन रोल होता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर। जैसे कि आपने रिस्पायरेशन की डेफिनिशन की भी होगी या पढ़ी भी होगी कि रिस्पायरेशन क्या होती है? रिस्पायरेशन कहते हैं फूड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड into the form of glucose and used into the form of ATP. Such process is known as respiration. Such process is known as respiration. मीन्स के रिस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है और आगे आपकी बॉडी उसको किस फॉर्म में यूज करती है, ग्लूकोज की फॉर्म में इसको यूज करती है। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है। रिस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर अलग तरह से होती है, एनिमल्स के अंदर अलग तरह से होती है। प्लांट्स के अंदर हमारे पास रिस्पायरेशन जो होती है उसके अंदर 2 प्रोसेस ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, और एक मेरे पास जो है वेशन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 9 क्लास के 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में कि ट्रांसपैरेशन क्या होती है और म्यूटेशन क्या होती है। खैर बहरहाल हम इस चैप्टर में भी थोड़ा-सा मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो रेस्पिरेशन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर 2 फॉर्म्स में होती है, 2 प्रोसेसेस अपना मेन रोल परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एनिमल की बात करूँ, तो एनिमल में जिसका रोल होता है वो एयर पैसेजवे का मेनली रोल होता है। रेस्पिरेशन जो होती है वो एयर पैसेजवे के थ्रू होती है, ठीक है? मतलब आप बाहर से कोई ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है? वो आपकी बॉडी में एंटर होती है, तो एयर पैसेजवे के थ्रू जो होती है, वो आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद वो क्या करती है, उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है? अब एयर पैसेजवे के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स आते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि रिस्पिरेशन के अंदर जो होता है, एयर पैसेजवे का मेन रोल होता है। अभी मैं नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो एयर पैसेजवे के बारे में है, ठीक है? ये थी रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन। गैसियस एक्सचेंज जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर, और रेस्पिरेशन जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर, उसके अंदर एयर पैसेजवे जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। तो एयर पैसेजवे के अंदर तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज के अंदर, आपकी रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है? अभी एक-एक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एयर पैसेजवे की मैं बात करूँ, तो एयर पैसेजवे जो है
उसमें क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कौन-कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नॉस्ट्रिल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, उसके अलावा जो दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं फेरिंक्स, उसके अलावा लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके अलावा ब्रोंकी, उसके अलावा ब्रोंकियोल्स। अच्छा, उसके अलावा और पार्ट इन्वॉल्व होता है एल्वोलाई, और एल्वोलाई ही वो जगह होती है आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई। ये कुछ पार्ट्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इनका रोल यही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन आती है या कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो ये इसी एयर पैसेजवे के ज़रिए वो क्या होती है आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और आपकी बॉडी से बाहर जाती है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मेनली अपना रोल परफॉर्म करते हैं। नॉस्ट्रिल्स इन्वॉल्व होते हैं, नेज़ल कैविटी इन्वॉल्व होती है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई। ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एयर पैसेजवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बारी-बारी एक को डिस्कस करेंगे कि नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, नोज़ल कैविटी क्या होता है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, हर एक का अलग-अलग फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर। अब एक-एक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर नोस्ट्रिल्स की बात करूँ, नोस्ट्रिल्स, ठीक है? नोस्ट्रिल्स की बात करूँ, तो नोस्ट्रिल जो होता है वो मेरे पास एयर पैसेजवे का सबसे पहला पार्ट होता है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे। ये एयर पैसेजवे का क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है। अब नोस्ट्रिल्स में हमारे पास टोटल 2 ओपनिंग्स होती है। कितनी ओपनिंग्स होती है? 2। अच्छा, मज़े की बात ये है कि नोस्ट्रिल के बारे में बता दूँ कि नोस्ट्रिल जो होती है वो आपकी नेज़ल कैविटी में होती है। आपके जो नोज़ है, नोज़, उसके अंदर जो कैविटी मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। और नोस्ट्रिल्स जो होती हैं वो 2 ओपनिंग्स होती हैं जो कि आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर, आपकी नोज़ के अंदर मौजूद होती है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास 2 तरह की नॉस्ट्रिल्स होते हैं। देयर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स की 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है? एक को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास नॉस्ट्रिल्स के, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं, ये आपके हेड के वेंट्रल साइड के अंदर मौजूद होते हैं। हेड का जो वेंट्रल साइड होता है, वहाँ पर ये नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये क्या करते हैं? ये हवा को दे अलाउ एयर टू एंटर इन नेज़ल कैविटी एंड टू मूव आउट फ्रॉम नेज़ल कैविटी, ठीक है? मीन्स के जो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर एंटर होती है, वो इन्हीं नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है। इन्हीं नोस्ट्रिल के थ्रू वो नेज़ल कैविटी के अंदर जाती है और नेज़ल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और इन्हीं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि ब्रीदिंग में आपका जो प्राइमरी रोल परफॉर्म करता है, वो ये नोस्ट्रिल परफॉर्म करता है, और ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके बाद जब हमारे पास हवा जो होती है वो नेज़ल कैविटी में एंटर हो जाती है, तो नेज़ल कैविटी में एंटर होने के बाद मज़ीद आगे कुछ पार्ट्स में चली जाती है, जैसे फेरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स में जाती है, और इस तरीके से जो हवा है उसकी गैसेस एक्सचेंज भी होती रहती है और जो हवा है उसकी फिल्ट्रेशन भी होती रहती है। मतलब आपको पता होगा कि हमारे एयर के अंदर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, जैसे पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होते हैं। Particulate matters are those particles which are carcinogenic in nature, ठीक है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ठीक है? तो वो साइज में बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आप आसानी से उनको देख नहीं सकते। तो वो अगर आपके नेज़ल कैविटी से एंटर होते हुए वो आपके एयर पैसेजवे तक पहुँच गई, तो वो आपके एयर पैसेजवे को डैमेज कर देता है। और इसी वजह से मुख्तलिफ तरह की, जैसे अस्थमा हो गई, एम्फीसीमा हो गई, मुख्तलिफ तरह की जो डिजीज़ेज़ हो गई, वो इसी वजह से होती है। तो नेज़ल कैविटी से जब हवा एंटर हो जाती है, तो नेज़ल कैविटी में क्या होती है, हमारे पास नेज़ल कैविटी के अंदर ये हवा उसकी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। फ़िल्ट्रेशन का जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास क्या होती है, आपके पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब बहुत तरह के पार्टिकल्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये नेज़ल कैविटी एक ये काम परफ़ॉर्म करता है। नेज़ल कैविटी प्रोमोट द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। जो नेज़ल कैविटी होती है वो हवा को साफ करने का काम करती है, ठीक है?
दूसरा काम जो होती है वो नेजल कैविटी ये करती है, हमारे पास नेजल कैविटी आल्सो मॉइस्टेन एंड डस्ट फ्री द एयर। ठीक है, तो नेजल कैविटी जो होती है वो हवा को मॉइस्ट कर लेती है, मतलब उसके अंदर नमी ऐड कर देती है और उसके अलावा डस्ट फ्री कर देती है। जैसे कि डस्ट फ्री मैंने कहा कि कुछ खतरनाक किस्म के डस्ट पार्टिकल्स आपकी एयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको वो कहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं, नेज़ल कैविटी के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते और आपकी बॉडी के अंदर जब वो एंटर नहीं होते तो उसकी वजह से आपको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो ये नेज़ल कैविटी का रोल होता है। खैर बहरहाल जब नेज़ल कैविटी से एयर एंटर हो जाती है तो मतलब वो नेक्स्ट पार्ट के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट का नाम है फेरिंक्स। ठीक है, जो एयर पैसेजवे का नेक्स्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है, अब फेरिंग्स जो होती है वो क्या रोल परफॉर्म करती है, इसी को मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, द नेजल कैविटी लीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे व्हिच इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होती है ये क्या चीज होती है? इट इज 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब व्हिच contain म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है फेरिंक्स है, और फेरिंक्स जो होती है वो नेजल कैविटी से जब हवा जाती है तो किसके अंदर एंटर हो जाती है? फेरिंक्स के अंदर एंटर हो जाती है। फेरिंक्स जो होता है एक 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का ये रोल होता है कि ये वो मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे पास एयर पैसेजवे के अंदर मौजूद होती है। जब कोई बैक्टीरिया एंटर होता है या जब कोई फंजाई एंटर होता है या हवा के अंदर कोई भी पार्टिकुलेट मैटर एंटर हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कैप्चर हो जाता है। जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कैप्चर हो जाता है तो फिर वो जो पार्टिकल होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है, वो जो वायरस होता है, वो एयर पैसेजवे के अंदर मजीद आगे नहीं जा पाता। आपकी जो हवा होती है वो इस तरीके से क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है। तो मीन्स के फेरिंक्स भी क्या करता है? फिल्ट्रेशन में रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नेजल कैविटी जैसे फिल्ट्रेशन का रोल परफॉर्म करती है वैसे फेरिंक्स भी फिल्ट्रेशन का रोल परफॉर्म करती है। खैर, तो फिर जब हवा हमारे पास जो एयर होती है वो फेरिंक्स में एंटर हो जाती है, तो फेरिंक्स में एंटर होने के बाद वो आपके नेक्स्ट पार्ट में एंटर हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं लैरिंक्स। अभी लैरिंक्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि लैरिंक्स क्या होता है? द एयर मूव्स to the next part from pharynx, which is known as larynx. It mainly contains voice box and it is surrounded by upper part of trachea. ठीक है, अच्छा, फेरिंक्स के बाद हमारे पास जब हवा साफ हो जाती है तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है लेरिंक्स। अब लेरिंक्स वो पार्ट होता है जिसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वॉइस बॉक्स कहाँ पर मौजूद होता है ज्यादातर एग्जाम्स में, तो ये वॉइस बॉक्स जो होता है ये आपका लेरिंक्स के अंदर मौजूद होता है। अब वॉइस बॉक्स वो जगह होती है, वो पार्ट होता है जो कि लैरिंक्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है। आपकी आवाज जो होती है वो लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो लैरिंक्स होता है उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लैरिंक्स होता है वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस होता है, और इसका अपर पार्ट जो होता है वो किससे बना होता है? वो ट्रैकिया से बना होता है। तो मीन्स के लैरिंक्स जो होता है वो दो काम परफॉर्म करता है। एक तो हवा को फिल्टर करने का काम ये भी करता है क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, और दूसरा काम वॉइस बॉक्स भी इधर मौजूद होते हैं। मतलब इसमें इसके जरिए जो होती है आपकी आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास है, जब हवा हमारे पास फिल्टर हो जाती है और फिल्टर होने के बाद वो आपके कहाँ पर एंटर हो जाती है? वो आपके ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है। और ट्रैकिया के अंदर एंटर होने से पहले हमारे पास एक दूसरी चीज हमारे पास लैरिंक्स के अंदर मौजूद होती है। लैरिंक्स, ठीक है, के अंदर मौजूद होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, लैरिंक्स के अंदर ग्लोटिस भी मौजूद होता है, और ये जो ग्लोटिस होता है ये आवाज की पिच में इन्वॉल्व होता है। आवाज की पिच का क्या मतलब है? कि कभी आप आवाज जो है वो ज्यादा तेज प्रोड्यूस करते हो, तेज बोलते हो,
और कभी जो है आप आवाज़ को थोड़ा आहिस्ता करते हो, थोड़ा कम करते हो। इस दौरान जो होती है आवाज़ की अपनी पिच होती है, ठीक है? और उस पिच को जो कंट्रोल करता है वॉल्यूम होती है आवाज़ की, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, इसको कहते हैं पिच। तो ये जो वॉइस की जो पिच होती है, कभी आप तेज़ बोलते हो, कभी आप आहिस्ता बोलते हो, किसकी वजह से बोलते हो? वो बोलते हो ग्लोटिस की मदद से, ठीक है? मतलब ग्लोटिस जो होता है वो पार्ट होता है आपके एयर पैसेजवे का, जो कि क्या करता है, जो कि आवाज़ की पिच को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? तो हमारे पास जब एयर एंटर हो जाती है, तो एयर आगे जाती है। इधर मैं एक डायग्राम के ज़रिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास एयर पैसेजवे का मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? जैसे कि आपका एयर पैसेजवे है। तो देखिए जब हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो नोज़ से एंटर होते हुए अंदर आती है, तो ऑक्सीजन के अंदर होती है नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी के अंदर हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है? अब नोस्ट्रिल जो होता है वो क्या करती है, वो एयर को पास ऑन करती है नेज़ल कैविटी के लिए। नेज़ल कैविटी से जब हवा आगे जाती है फ़िल्टर होके, क्योंकि मैंने बताया कि नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, फ़िल्ट्रेशन ऑफ एयर में उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जब हवा फ़िल्टर हो जाती है, साफ़ हो जाती है बैक्टीरिया से, वायरस से या मुख्तलिफ तरह के पैथोजन से जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी एयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर वो चली जाती है नेक्स्ट पार्ट के लिए जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। अब फेरिंक्स जो होती है वो मेरे पास 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है? और ये भी इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से ये हवा जो होती है वो इधर फेरिंक्स में साफ हो जाती है और फेरिंक्स में जब हवा साफ हो जाती है तो फिर वो चली जाती है नेक्स्ट पार्ट के लिए जिसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। अब लैरिंक्स जो होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होता है जैसे कि मैंने बताया। अब वॉइस बॉक्स जो होता है ये वो पार्ट होता है आपके एयर पैसेजवे के अंदर जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, जिसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है? खैर, फिर लैरिंक्स में भी हमारे पास फ़िल्ट्रेशन का काम करता है, फिर हवा आगे फ़िल्टर होके नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है, ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है? लैरिंक्स एक दूसरा काम ये भी करता है जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ग्लोटिस मौजूद होता है और ग्लोटिस होता है वो पिच ऑफ साउंड को कंट्रोल करता है, पिच ऑफ वॉइस को कंट्रोल करता है। हाँ, मतलब आपका तेज़ बोलते हो, आहिस्ता बोलते हो, इसकी जो पिच है, वॉइस की जो पिच है, इसको कंट्रोल करने में आपका लैरिंक्स का हाथ होता है। फिर जब हवा फ़िल्टर हो जाती है, वो ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है, ट्रैकिया हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ये जो इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है? तो ये ट्रैकिया क्या करती है, ये मज़ीद हवा को फ़िल्टर करने का काम करती है और आगे फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए हवा को भेज देती है जिसको ब्रोंकी कहते हैं। अब ब्रोंकी जो होता है मेरे पास 2 तरह के होते हैं, एक को राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। अब ये ब्रोंकी का रोल ये होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में इन्वॉल्व होता है। खैर इनके मैं पहले फंक्शन आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया, ठीक है? अच्छा देखिए, तो हमारे पास क्या होता है जो ट्रैकिया होता है जैसे कि मैंने बताया कि लेनिन से जब हवा एंटर होती है तो वो आगे किसके लिए चली जाती है? ट्रैकिया के लिए चली जाती है। अब ट्रैकिया जो होती है वो इस तरह की कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होती हैं किसके ऊपर? मेरे पास लैरिंक्स के ऊपर। अब ट्रैकिया क्या करती है? ट्रैकिया जो होती है वो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर को और भी ज़्यादा प्रमोट करती है और हवा को और भी आगे प्रमोट करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब ट्रैकिया जो होता है वो मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को ब्रोंकी कहते हैं, एक को राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। तो आपका जो ट्रैकिया होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को राइट ब्रोंकी कहा जाता है और एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहा जाता है। अच्छा, अब ट्रैकिया से जब एयर जाती है तो वो मेरे पास ब्रोंकी के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है? अब ब्रोंकी जो होती है वो छोटी-छोटी ट्यूब्स होती है, जो कि क्या करती हैं, जो कि हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। इस तरीके से ट्यूब होती है। मतलब ब्रोंकी के ज़रिए जो हवा होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो एयर मतलब आधी एयर जो है वो राइट की तरफ एंटर होगी, मतलब राइट लंग की तरफ एंटर होगी, आधी मेरे पास लेफ्ट लंग की तरफ एंटर होगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में किसका रोल होता है? ब्रोंकी का रोल होता है। ठीक है? तो अभी मैं इसका भी ब्रोंकी का भी आपको फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा देखिए, ब्रोंकी का जो फंक्शन होता है वो मैंने जैसे कि बताया कि देयर आर 2 bronchies which is present in air passage. One is right bronchi and one is left bronchi. ठीक है? The bronchi play important role in distribution of
एयर। ब्रोंकी का रोल जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोंकी जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वन इज़ राइट ब्रोंकी, वन इज़ लेफ्ट ब्रोंकी। अब ब्रोंकी का रोल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में उसका रोल होता है। अच्छा, ये हो गया आपका ब्रोंकी। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है, जब ब्रोंकी जो है हवा की डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, तो वही जो एयर होती है वो आगे नेक्स्ट पार्ट पे एंटर हो जाती है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंकिओल्स। ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? द ब्रोंकी व्हेन डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स, मैनी small tubes, then it is known as bronchioles। जब ब्रोंकी जो होता है वो मजीद मेरे पास और ट्यूब्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, छोटी छोटे ट्यूब्स में मजीद क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। तो हमारे पास ब्रोंकियोल्स क्या काम करते हैं? ब्रोंकियोल जो होता है वो मजीद एयर को क्या करता है, प्रमोट करता है, मजीद एयर पैसेजवे के अंदर एयर को क्या करता है, आगे भेजने का काम करता है। ठीक है। इट mainly promote the passage and filtration of air। ये क्या करता है, ये हवा को आगे भेजने का काम करता है, किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में इसका काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है। तो ये था आपका ब्रोंकियोल्स। अब जब हवा ब्रोंकियोल से होते हुए ये नेक्स्ट पार्ट के लिए जाते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर के जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई ही वो जगह होती है जहां पर आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई जो होते हैं वो मेरे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रिप्स की शेप का होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी शेप का होता है। और एल्वोलाई जो होती है वहां पर ही गैसियस एक्सचेंज होती है। जैसे कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। These are sac-like structure which have grips like shape play important role in gaseous exchange by the process of diffusion। ठीक है। एल्वोलाई जो होता है वो ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास ब्रोंकियोल्स के साथ अटैच होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हमारे पास क्या कर रोल परफॉर्म करता है, गैसेस एक्सचेंज में ये रोल परफॉर्म करता है, किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। जैसे कि आप डिफ्यूजन का प्रोसेस जानते हैं, the movement of molecules from the higher concentration to the lower concentration gradient is known as diffusion। कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब होता कैसे है, मान ले ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्वोलाई है। ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एल्वोलाई है। ठीक है। अब लेट्स सपोज एल्वोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या है, कम है। ठीक है। और एल्वोलाई के जो बाहर है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज्यादा है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हायर से लोअर की तरफ क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। इसी तरीके से अगर मान ले कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एल्वोलाई में कम है, और बाहर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज्यादा है, तो इसी तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर से लोअर रीजन की तरफ जाएगी। किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज होती है आपके लंग्स के अंदर। और गैसियस एक्सचेंज में प्राइमरी रोल जो होता है वो एल्वोलाई का होता है। ठीक है। तो ये था आपका एयर पैसेजवे, और कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो इस टॉपिक की अगर मैं छोटा सा आपको समरी दूं, तो पहले क्या होगा, हवा इंटर होगी नोज में, नोज से होती हुई जाएगी वो फेरिंक्स में। नोज में हमारे पास होती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होती है उसकी दो ओपनिंग्स होती है जिसको नोस्ट्रल कहा जाता है। जब नेजल कैविटी से एयर एंटर हुई होती हुई जाएगी तो फेरिंक्स में जाएगी। अब फेरिंक्स जो होती है वो 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है, और वो क्या करती है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हवा को फिल्ट्रेशन करने का, हवा को साफ करने का काम करती है। फिर वही एयर फिल्टर होके आगे जाके मेरे पास लेरिंग्स के लिए जाएगी। लेरिंग्स के लिए जाने के बाद वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटर होगी जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया जो होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होता है,
मतलब ट्रैकिया जो होता है वो फ़िल्टर हवा को फ़िल्टर करने के अलावा हमारे पास 2 और काम करता है। एक काम तो वो ये करता है कि हमारे पास उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होती है। वॉइस बॉक्स का मतलब ये है कि ये वो पार्ट होता है जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब ट्रैकिया के अंदर जैसे कि मैंने एक पार्ट का ज़िक्र किया था जिसको कहते हैं ग्लोटिस। अब ये जो ग्लोटिस होता है ये हमारे पास आवाज़ की जो पिच होती है, साउंड की जो पिच होती है उसको कंट्रोल करती है। मतलब आप तेज़ बोलते हो तो आपकी आवाज़ तेज़ प्रोड्यूस होती है, आप आहिस्ता बोलते हो तो आपकी आवाज़ आहिस्ता होती है। ये जो पिच होती है साउंड की इसको जो कंट्रोल करता है, ये ग्लोटिस का काम होता है और ग्लोटिस जो होता है वो ट्रैकिया के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जब हवा जो होती है वो मेरे पास ट्रैकिया तक पहुँच जाती है तो ट्रैकिया से होते हुए वो मज़ीद 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम लोग राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को हम लोग लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। जो ब्रोंकी होता है उसका रोल ये होता है कि ये हवा की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एयर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है फ्रॉम द राइट लंग एंड फ्रॉम द लेफ्ट लंग। फिर जब ब्रोंकी से हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है ब्रोंकी जो होता है वो मज़ीद ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो मज़ीद फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है और मज़ीद गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस आगे बढ़ाने का काम करती है। फिर ब्रोंक्यूल्स के साथ हमारे पास एक ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वोलाई और एल्वोलाई ही वो जगह होती है जहाँ पर आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है? ये मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल करेंगे किस प्रोसेस के ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल दी कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और बाहर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए, ऑक्सीजन जो होंगे वो हायर से लोअर की तरफ जाएँगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ये था आपका एयर पैसेजवे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करेंगे जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है? अच्छा, हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में मेनली इन्वॉल्व। एक को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, एक को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये क्या होता है? मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इन 2 प्रोसेस का साँस लेने के अमल में इन दोनों के इन दोनों प्रोसेसेस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। इसी के ज़रिए जो गैसेस होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और इसी प्रोसेस के ज़रिए जो गैसेस होती हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर जाती है। अब ये होता कैसे है? जब हमारे पास इंस्पायरेशन होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होती है और जब एक्सपायरेशन होती है, तब भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं चेंजेस को अब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास एक इंस्पायरेशन कहते हैं इन्हेलेशन ऑफ एयर और एक्सपायरेशन कहते हैं एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अगर मैं पहले इंस्पायरेशन की बात करूं, इन्हेलेशन की बात करूं, तो इन इंस्पायरेशन फर्स्ट द ऑक्सीजन बिकम एंटर इनसाइड द लंग्स, देन द फॉलोइंग चेंजेस बिकम अकर इन एयर पैसेज वे। तो इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन में हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? वो एंटर हो जाती है लंग्स के अंदर और हमारे पास लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद जो होती है आपकी एयर पैसेजवे के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अब उन्हीं चेंजेस को थोड़ा-थोड़ा करके डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से चेंजेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है जब हवा अंदर आती है। तो पहले चेंज की बात करें तो हमारे पास जब इंस्पायरेशन होगी तो इंस्पायरेशन की वजह से पहला जो चेंज होगा आपकी बॉडी के अंदर द इंटरकोस्टल muscles which is present between the ribs become contract। पहला चेंज ये प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे आपकी रिब्स के दरमियान, ठीक है? वो क्या होंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा चेंज जो होगा आपकी बॉडी के अंदर वो ये होगा द डायफ्राम बिकम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। जो डायफ्राम होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि डायफ्राम आप जानते होंगे कि कौन सा पार्ट होता है आपके लंग के नीचे बिल्कुल एक हमारे पास डोम शेप्ड लाइक मसल होता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको डायफ्राम कहते हैं। जब ये मसल जो मतलब जब ये हवा जो होती है वो आपके लंग के अंदर एंटर होती है तो डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? देन द चेस्ट बिकम एक्सपैंड एंड द ऑक्सीजन बिकम एंटर इनसाइड लंग, ठीक है? जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में
चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। जब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है तो ऑक्सीजन जो होती है वो आपके लंग के अंदर एंटर हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास एक्सहेलेशन ऑफ एयर है जिसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं, उसमें अब क्या होता है जब आप हवा को बाहर निकालते हैं, तो उस दौरान फिर क्या होता है, उस दौरान कौन-सा स्टेज होता है और आपकी बॉडी के अंदर क्या-क्या चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अभी इसी को मैं डिस्कस करूँगा। इन एक्सपायरेशन द ऑक्सीजन या कोई जो दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउटसाइड फ्रॉम द लंग, देन द फॉलोइंग चेंजेस बिकम प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, जब एक्सपायरेशन होती है मीन्स के ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके एयर पैसेजवे से बाहर जाती है, मतलब निकलती है आपकी बॉडी से बाहर, तो उस दौरान भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। अभी उन्हीं चेंजेस को मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? अच्छा, पहले क्या होगा, द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स बिकम रिलैक्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे रिब्स के दरमियान वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर द डायफ्राम बिकम आल्सो रिलैक्स, और जो डायफ्राम होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर द चेस्ट बिकम या चेस्ट कैविटी डू नॉट एक्सपेंड फर्दरमोर एंड एज अ रिजल्ट द एयर मूव आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, क्या होगा हमारे पास एक्सपायरेशन के दौरान के पहले इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं जो कि आपके रिब्स के दरमियान मौजूद होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डायफ्राम होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और जब डायफ्राम होगा वो रिलैक्स हो जाएगा तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होना बंद कर देगी, और जब वो एक्सपेंड होना बंद कर देगी तो हमारे पास इस तरीके से जो गैसेस होंगी वो आपकी बॉडी से बाहर चली जाएंगी और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के जरिए जो है आपकी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर बता दिया एंड मैंने आपको एयर पैसेजवे पूरा डिस्कस कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएँगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजिकल consequences ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग की वजह से क्या-क्या होता है, ठीक है? अच्छा, स्मोकिंग की अब मैं बात करूँ तो स्मोकिंग की वजह से हमारे पास आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। ये जो जितना भी हमारे पास लंग कैंसर होता है अप्रोक्सीमेटली 70% लंग कैंसर जो होते हैं मतलब सिगरेट पीने की वजह से होते हैं। अब ये स्मोकिंग क्यों लंग कैंसर में इन्वॉल्व होती है या कैंसर में इन्वॉल्व होती है, इसी को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, हमारे पास स्मोकिंग जब आप करते हैं या कोई बंदा जो है वो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट जब वो पीता है, तो उस दौरान अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 4000 डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो स्मोकिंग में प्रोड्यूस होते हैं, वो धुएँ में प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है? और उसमें से जो 69 कंपाउंड्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 69 कंपाउंड्स, उनको कहते हैं कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स आर दोज़ कंपाउंड्स व्हिच कैन कॉज़ कैंसर। ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज़ करने का काम करते हैं। इधर मैं कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की डेफिनिशन लिख देता हूँ, ठीक है? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स आर दोज़ कंपाउंड्स व्हिच कैन कॉज़ कैंसर। ये जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करने का काम करते हैं, मतलब कैंसर कॉज करते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर लगता है। ठीक है, अच्छा, अब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कैंसर का थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैंसर होता क्या है। जब हमारे पास सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, देन सच सिवियर कंडीशन इज नोन एज कैंसर। कि मतलब जब हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, इधर मैं कैंसर की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। कि जब जो सेल जो है वो एबनॉर्मली क्या करता है, एबनॉर्मली डिवाइड करता है, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कैंसर कहते हैं। अभी आप सबके ज़हन में आप सोच रहे होंगे, क्वेश्चन आता है कि हमारे पास
जो कैंसर है, वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो हैं सॉरी, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कैसे कैंसर कॉज़ करते हैं? मतलब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि जो कैंसर कॉज़ करने का काम करते हैं? तो इसके पीछे एक वजह ये होती है कि जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? म्यूटेशन करते हैं, ठीक है? अब देखिए म्यूटेशन का क्या मतलब है? म्यूटेशन को थोड़ा-सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि म्यूटेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है? द सडन चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। कि जब डीएनए की सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे पास डीएनए जो है, वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड से आपका मिलके क्या बना होता है? आपका डीएनए बना हुआ होता है। हर एक बंदे का जो डीएनए होता है वो इस वजह से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसकी सीक्वेंस जो है वो आगे-पीछे होती है, मतलब डिफरेंट होती है। अब कैसे? आप जानते होंगे कि हमारे पास किसी बंदे की डीएनए की सीक्वेंस जो है वो ये होती है, किसी बंदे की डीएनए की सीक्वेंस जो है वो ये होती है, किसी बंदे की डीएनए की सीक्वेंस जो है वो ये होती है। मतलब हर एक बंदे के डीएनए की सीक्वेंस मुख्तलिफ है। लेकिन आप एक चीज़ इधर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हर एक में ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो है वो खुद को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब होता क्या है, म्यूटेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। इसी वजह से हर एक बंदे का डीएनए अलग होता है और म्यूटेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि हमेशा जो एडेनिन होगा वो मेरे पास गुआनिन के साथ बॉन्ड करेगा और साइटोसिन जो होगा वो थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा। एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड करेगा और साइटोसिन थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा। अब म्यूटेशन को थोड़ा-सा आसानी से आप समझ पाएँगे। जैसे कि कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मेरे पास एडेनिन आएगा, गुआनिन आएगा, फिर मेरे पास लेट्स सपोज़ साइटोसिन आ जाए और फिर थाइमिन आ जाए। अब थाइमिन जो है वो मेरे पास किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ और गुआनिन मेरे पास एडेनिन के साथ। इस तरीके से हमारे पास करते-करते पूरी चेन बन जाती है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन में हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस में एक माइन्यूट की चेंज आने की वजह से पूरी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कैसे? मसलन हमारे पास इधर एडेनिन है ना, तो एडेनिन के बाद क्या आना चाहिए? गुआनिन आना चाहिए क्योंकि एडेनिन जो होता है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड करता है। तो एडेनिन की जगह लेट्स सपोज क्या आ जाए? लेट्स सपोज आ जाए साइटोसिन। अब इधर साइटोसिन आ गया तो साइटोसिन जाहिर ही बात है, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर थाइमिन दोबारा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस छोटी-सी गलती की वजह से पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इस छोटी-सी गलती को ही हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन हो जाती है तो आपके सेल का जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। अब जब सेल का जो डीएनए होता है डैमेज हो जाता है तो सेल जो है वो एब्नॉर्मली खुद को डिवाइड करता है। जैसे कैसे डिवाइड करता है? मतलब एक सेल होता है, हर एक के साथ दूसरा सेल, दूसरे के साथ तीसरा सेल, तीसरे के साथ चौथा सेल, चौथे के साथ पाँचवाँ सेल। ऐसे करते-करते हमारे पास एक पूरा मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और यही ट्यूमर जो होता है, ये एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं, इसके ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है और आपको अलग-अलग तरह की कैंसर कॉज़ करता है। और ये कैंसर जो है, इसका मेजर कॉज़ होता है हमारे पास म्यूटेशन और म्यूटेशन लगती किस वजह से है? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स की वजह से लगती है, जो कि सिगरेट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अब उन्हीं कार्सिनोजेनिक कंपाउंड को करके मैं एक-एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है? कि कौन से कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो म्यूटेशन करवाते हैं और म्यूटेशन के नतीजे में डीएनए डैमेज हो जाता है और डीएनए एक बार डैमेज हो गया तो आपका सेल एब्नॉर्मली प्रोलिफरेट हो जाता है और सेल एब्नॉर्मली प्रोलिफरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको कैंसर कॉज़ होता है। जैसे इधर कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स का आपकी बुक में ज़िक्र भी है, जैसे टार होता है, ठीक है? टार, एक निकोटीन, ठीक है? और एक कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड, टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज़ आर मेजर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो किससे बनता है? वो टार से बनता है। पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर
जो होता है वो उन तरह के पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो कि अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ करते हैं और पार्टिकुलेट मैटर की वजह से आपको कैंसर भी लग सकता है, ठीक है? तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है आपकी एयर के अंदर, ये हमारे पास किससे बना होता है? ये टार से बना होता है और जब कोई बंदा जो है स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करने के दौरान जो होता है, वो टार प्रोड्यूस होता है और टार के अंदर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है? अब टार जो होता है, वो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। टार इज़ इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है? टार मेरे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है और ये क्या करता है? आल्सो स्टेन्स टीथ एंड डैमेज द फिंगर्स ऑफ स्मोकर्स, ठीक है? जो तार होता है वो किससे बना होता है? पार्टिकुलेट मैटर से बना होता है और पार्टिकुलेट मैटर से बनने की वजह से ये तार जो होता है ये क्या करता है? हमारे पास आपकी टीथ को डैमेज करता है और टीथ के अलावा आपकी फिंगर्स को डैमेज करता है। मतलब जो स्मोकर होता है उसके दांत जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो तार की वजह से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्मोकर होता है उसकी जो फिंगर्स होती है वो भी थोड़ी-सी डैमेज हुई होती है। किसकी वजह से? तार की वजह से। और ये टार किसमें मौजूद होता है? ये सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है मेरे पास निकोटीन, ठीक है? निकोटीन इज़ हार्मफुल इफेक्ट सच एज़ increase the heart rate, blood pressure and create constriction in blood vessels। अच्छा, अब निकोटीन जो होता है, निकोटीन का भी हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट होता है लंग्स पर। कैसे हार्मफुल इफेक्ट होता है लंग्स पर? कि निकोटीन की वजह से जो हार्ट रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? वो भी डैमेज हो जाती हैं निकोटीन की वजह से। नेक्स्ट जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है उसका नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, निकोटीन जो होती है वो टी के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? इसी वजह से कभी-कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोग को चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसकी आदी होते हैं क्योंकि निकोटीन भी हमारे पास एक तरह का कंपाउंड होता है जो कि एडिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन रोल ये होता है, इट कंबाइन्स with red blood cells with red blood cells and prevent the oxygen ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी वजह से भी हमारे पास कैंसर लग सकता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कैंसर कैसे होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो रेड ब्लड सेल्स के जरिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन की मदद से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बॉडी जो है एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करती है और यूज़ किस फॉर्म में करती है? एटीपी की फॉर्म में करती है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एटीपी नहीं बनेगा और एटीपी नहीं बनेगा तो आप इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मेरे पास रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। तो दीज़ 3 आर द मेजर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्मोकिंग। कि मतलब ये तीनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े और खतरनाक किस्म के कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मोकिंग के दौरान प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, उनको भी थोड़ा-थोड़ा करके मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन से हैं। जैसे मेरे पास बेंजीन हो गया, उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है? उसके अलावा मेटल्स हो गए कुछ, ठीक है? एंड रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स हो गए, ठीक है? तो इनके ज़रिए भी कैंसर कॉज़ हो सकता है। जैसे बेंजीन क्या करता है? बेंजीन हमारे पास सिगरेट के अंदर जो है वो मौजूद होता है जो कि किसको प्रमोट करता है? ब्लड कैंसर को प्रमोट करता है। दूसरा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड भी मेरे पास आपकी सिगरेट के अंदर मौजूद होता है और क्या कॉज़ करता है? स्किन कैंसर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा मेरे पास मेटल्स है,
अब मेटल्स भी जो हैं वो भी कैंसर कॉज़ करते हैं, ठीक है? मेटल जैसे कि मेरे पास कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकेल हो गया, ठीक है? रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे कौन-कौन से रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया। तो ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास कैंसर कॉज़ करने का काम करते हैं, मतलब कैंसर करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे बेंजीन ब्लड कैंसर को प्रमोट करता है, फॉर्मल्डिहाइड स्किन कैंसर एंड जीआई प्रॉब्लम्स को प्रमोट करता है। मेटल्स जो है वो मेरे पास जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक एंड निकेल वो अलग तरह के कैंसर्स में इन्वॉल्व होता है। रेडियोएक्टिव कंपाउंड जैसे कि एसिटिक एसिड वो भी मेरे पास कुछ कैंसर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये स्मोकिंग के दौरान इस तरह के कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं। जब कोई स्मोकर स्मोकिंग करता है तो ये कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। तो ये था आपका बायोलॉजिकल consequences ऑफ स्मोकिंग, ठीक है? अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब आपका एयर पैसेजवे का कोई पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है स्मोकिंग के जरिए, ठीक है, या किसी बैक्टीरिया के जरिए या किसी वायरस के जरिए, ठीक है। तो इस वजह से आपका जब एयर पैसेजवे इन फैक्टर्स की वजह से डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जो बीमारियां लगती हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाती है। अब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन-कौन सी होती हैं? जैसे कि इधर हमारे पास कुछ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है जैसे ब्रोंकाइटिस है, ठीक है? उसके अलावा अस्थमा है, ठीक है? उसके अलावा मेरे पास निमोनिया है, ठीक है? उसके अलावा मेरे पास एम्फीसीमा है, उसके अलावा जो है मेरे पास लंग कैंसर है। अब बारी-बारी एक-एक को डिस्कस करेंगे कि ब्रोंकाइटिस क्या है, ये किस वजह से होती है, उसकी कॉजेज़ क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अस्थमा का भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, ये ओवरव्यू देखेंगे कि अस्थमा किस वजह से होती है, क्यों होती है और इसमें सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं, एम्फीसीमा क्यों होती है, किस वजह से होती है, निमोनिया क्यों होती है और लंग कैंसर की वजह क्या होती है। अच्छा, जब क्या हो जाए ब्रोंकी के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जैसे कि एयर पैसेजवे में पढ़ चुके हो कि 2 पार्ट्स होते हैं ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या आ जाए, हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है? तो वो सूजन आ जाए या स्वेलिंग हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स होते थे या ब्रोंकी होती थी, वो भी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में इन्वॉल्व होते थे। जब ये दोनों डैमेज हो जाते हैं, इनमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो कोई भी बैक्टीरिया जो होता है, कोई भी वायरस या कोई भी फंजाई जो होता है, वो आसानी से आपके एयर पैसेजवे के अंदर एंटर हो सकता है और एयर पैसेजवे के अंदर एंटर होने के बाद वो आसानी से आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है या आपके एयर पैसेजवे के किसी भी पार्ट को आसानी के साथ डैमेज कर सकता है। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती है, इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, उसके अलावा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ होती हैं ब्रोंकाइटिस की कुछ मेन कॉजेज़ होती हैं। अच्छा, अब इसकी सिम्पटम्स देख लेते हैं कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, ठीक है? इसके कुछ सिम्पटम्स हैं कि ऐसा बंदा जो होता है जिसको अगर ये बीमारी होती है, पेशेंट होता है उसको ये बीमारी होती है, वो बहुत खाँसता है, बहुत छींकता है, उसको बुखार होता है और दर्द होता है किसके अंदर? चेस्ट कैविटी के अंदर और ब्रोंकी के अंदर क्या होती है? इरिटेशन। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस जो होता है वो तो पहले 2 हफ्तों में ठीक हो सकता है। अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाए तो हमारे पास ये बीमारी 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो सकती है। अगर फिर भी हमारे पास ये ठीक नहीं होती तो फिर डॉक्टर जो होता है वो कुछ किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं और कुछ किस्म के एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो रिकमेंड करता है ताकि जो पेशेंट है वो ठीक हो सके। अच्छा, नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है? एम्फीसीमा में हमारे पास जो होता है एल्वेओलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एयर पैसेजवे में जो एल्वेओलाई होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एयर पैसेजवे का। ये क्यों? क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है?
डिफ्यूजन के ज़रिए। और अगर यही डैमेज हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर सीरियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके कॉजेज़ की बात करें कि कॉजेज़ क्या होती हैं? ये 3 जो हैं, ये 3 एसटीडी कॉजेज़ होती हैं, मतलब स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एम्फीसिमा लग सकता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस में भी ये 3 मेजर कॉजेज़ थे। इस कंडीशन में भी ये 3 क्या होंगी, इसकी मेजर कॉजेज़ होंगी, इस बीमारी की मेजर कॉजेज़ होंगी। अब सिम्पटम्स, तो ये कुछ हमारे पास सिम्पटम्स होते हैं जिनको देख के पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास इस बंदे को या किसी पेशेंट को एम्फीसिमा है, कफिंग हो गई, फटीग हो गई, चेस्ट पेन हो गया और वेट लॉस हो गया, ठीक है? ये सिम्पटम्स होते हैं जिनके ज़रिए डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोज़ कर सकता है, ठीक है? जो हमारे पास आपको क्या हो सकता है या किसी पेशेंट को एम्फीसिमा है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लें इसकी, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी इसकी? अच्छा, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो स्मोकिंग को क्विट करने की डॉक्टर जो है आपको सजेशन देता है, क्योंकि एल्वोलाई मज़ीद डैमेज ना हो सके, और एंटीबायोटिक्स हाइली रिकमेंड की जाती हैं ताकि आपकी अगर एयर पैसेजवे के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ हो, जिसने क्या कॉज़ किया, आपके एल्वोलाई के अंदर डैमेज कॉज़ किया हो, तो फिर भी ये बीमारी रोक सकती है, ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास निमोनिया। ये बीमारी हमारे पास तब लगती है जब एल्वोलाइज़ क्या हो जाए, तो एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन आ जाए और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या हो जाए, एल्वोलाई के अंदर पस जमा होना स्टार्ट हो जाए, और जब हमारे पास एल्वोलाई इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको निमोनिया कहते हैं, और इसकी सबसे मेजर कॉज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? ये जो ज़्यादातर होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसके अंदर जो है कौन-सा बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया की वजह से ये क्या होती है, निमोनिया की बीमारी लगती है, ठीक है? ये इसका प्राइमरी कॉज़ होता है। अब आ जाते हैं इसके सिम्पटम्स पे, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? अच्छा, तो इसके कुछ सिम्पटम्स हैं जैसे फीवर, ठीक है? और फीवर भी ऐसा कि प्रोलॉन्ग फीवर। प्रोलॉन्ग फीवर का मतलब ये है कि ये फीवर जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्तों तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है? कफ, खाँसी, उसके अलावा थ्रोट, ठीक है? मतलब आपके गले में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, गले में क्या हो जाती है, आपको थोड़ी इरिटेशन फील होती है। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है। अब एंटीबायोटिक्स क्यों ज़्यादातर रिकमेंड की जाती हैं? क्योंकि ये बीमारी लगती ही बैक्टीरिया की वजह से है। इस वजह से एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि अस्थमा की जो बीमारी है वो क्यों लगती है? अस्थमा की बीमारी इस वजह से लगती है कि जब हमारे पास ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियोल्स की वॉल के अंदर क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए। क्या आ जाए? स्वेलिंग। तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको कहते हैं अस्थमा, ठीक है? अब ये स्वेलिंग क्यों आती है? एक इसकी कॉजेज़ क्या होती है, इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब ये बीमारी लगती किस वजह से है? ये बीमारी लगती है एलर्जेंस की वजह से। किसकी वजह से? एलर्जेंस। एलर्जेन जो होते हैं, जैसे कि एलर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलर्जेंस कहा जाता है। जैसे कि पोलन्स हो गए, स्मोक हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गए। तो ये जो है ये एलर्जेंस में आते हैं, मतलब एलर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलर्जेंस, ठीक है? जिसके ज़रिए एलर्जी प्रमोट होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी सिम्पटम्स की बात करते हैं। सिम्पटम्स क्या होती हैं? सीवियर कफ, ठीक है? फीवर, चेस्ट पेन, उसके अलावा मेरे पास स्वेलिंग इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं हमारे पास अस्थमा की, जिससे हमारे पास अस्थमा की बीमारी लगती, मतलब जिसको देख के डॉक्टर आपको डायग्नोस कर सकता है कि अस्थमा इस वजह से हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लें। अम, हमारे पास डॉक्टर आपको ब्रोंकोडायलेटस रिकमेंड करता है, क्योंकि ये बीमारी लगती ही है जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन जो है ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ जाए, और वो किस फॉर्म में आपको रिकमेंड करता है? इनहेलर्स की फॉर्म में आपको रिकमेंड करता है, मतलब जिसको, मतलब ये अस्थमा की पेशेंट की बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कफिंग होती है ना, मतलब बहुत खाँसता है,
और ये बहुत सीवियर कंडीशंस जैसे स्मोक हो किधर मतलब धुआँ बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है, ठीक है? तो इसकी वजह से बेचारा जो ये पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा खाँसता है, उसको बहुत साँस लेने में तकलीफ होती है। तो जो डॉक्टर होता है इस कंडीशन से बचने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको ब्रोंकोडायलेटर रिकमेंड करता है, ताकि इन्हेलर की फॉर्म में ताकि उसको साँस लेने में क्या हो सके आसानी हो सके। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास ब्रोंकी की जो वॉल्स होती हैं वो इस केस में क्या हो जाती है इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। क्या इन्फ्लेम्ड हमारे पास नॉर्मली जो ब्रोंकस होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, वो मेरे पास इस तरीके से होती हैं। मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इधर देख सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो इस फॉर्म में उनकी वॉल्स होती है, ठीक है? एलर्जेंस की वजह से उनकी वॉल जो होती है, वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तंग हो जाती है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। और इसमें म्यूकस जो है, वो जमना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लगती है, ठीक है? एलर्जेंस की वजह से। जब एलर्जेंस आ जाते हैं, तो ये आपकी वॉल को क्या कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है और कंस्ट्रक्ट करने की वजह से इधर म्यूकस जो है वो क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है जिसकी वजह से अस्थमा की बीमारी लगती है। अब लास्ट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो लंग कैंसर की जो बीमारी होती है, ये वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है जिसमें हमारे पास जो ट्यूमर होता है, वो कहाँ पर एल्वोलाई में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और एल्वोलाई को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो एल्वोलाई होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है और अगर एल्वोलाई भी डैमेज हो गया तो इसकी वजह से आपके लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे और अगर आपके लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है। अब कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ इसकी क्या है? कॉजेज़ अगर देखा जाए तो इसकी कॉजेज़ है म्यूटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, म्यूटेशन। प्राइमरी कॉज़ जो है वो म्यूटेशन है, ठीक है? म्यूटेशन। उसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग, ठीक है? स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास इसके सिम्पटम्स की बात करें, तो सिम्पटम्स देख लेते हैं इसके कुछ। ज़्यादातर जो लंग कैंसर होता है 70% स्मोकिंग से होते हैं और स्मोकिंग अगर होती है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी वजह से म्यूटेशन भी होती है, ठीक है? और अगर सिम्पटम्स की बात करें इसके, तो सिम्पटम्स में शामिल है कि जो लंग्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है? नॉर्मल पर्सन के जो लंग्स होते हैं, वो पिंक होते हैं, उनका कलर पिंक होता है। लेकिन जो हमारे पास स्मोकिंग करता होगा या जिसको लंग कैंसर होगा, उसके लंग्स जो होते हैं, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। उसके अलावा कफिंग तो नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत सीवियर किस्म की, ठीक है? और चेस्ट पेन भी बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है? उसके अलावा मेरे पास अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होती है, इरिटेशन होती है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होती है, इरिटेशन, ठीक है? एंड आखिरी पॉइंट है मेरे पास इसके, ये हो गए कुछ सिम्टम्स जिसको देखकर डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोज कर सकता है कि इस बंदे को क्या है, लंग कैंसर की बीमारी है। अब नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास रेडियोथेरेपी, उसके अलावा सर्जरी, उसके अलावा मेरे पास कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन की मदद से, जैसे एक्स-रेज़, गामा रेज़ वगैरह-वगैरह, उनकी मदद से हमारे पास क्या की जाती है, ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी में डॉक्टर जो होता है, ऑपरेशंस के ज़रिए ट्यूमर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड कीमोथेरेपी में डॉक्टर जो होता है, वो मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स, मुख्तलिफ तरह के मेडिसिन्स के ज़रिए ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। तो इसमें हमारे पास ये इसकी ट्रीटमेंट होती है, रेडियोथेरेपी, सर्जरी सॉरी एंड कीमोथेरेपी। उसके अलावा मैं एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है ब्रीथिंग पर, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है?
तो एक्सरसाइज के दौरान जो होती है हमारे पास ब्रीदिंग की जो रेट होती है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान नहीं, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जब बंदा रेस्ट पे होता है, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, तो उस दौरान जो ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो होती है 15 से लेकर 20 पर मिनट, मतलब इतनी उसकी क्या होती है, ब्रीदिंग की रेट होती है। लेकिन अगर कोई बंदा जो होता है वो जब एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान जो होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मतलब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि आपकी बॉडी नॉर्मली एक्सरसाइज कर सके। लेकिन फिर क्या होता है, एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमना स्टार्ट हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब जमना स्टार्ट हो जाता है तो आपके ब्रेन का एक सेंटर है, ब्रेन का जो एक पार्ट है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो क्या करता है, वो मेरे पास ये जो सिग्नल होता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है, ये सिग्नल किसको मिलता है, हाइपोथैलेमस को मिलता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल बढ़ा देता है डायफ्राम की। ठीक है, आपकी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़ाता है। ठीक है, और आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ा देता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ब्रीदिंग जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है, मेरे पास 30 से लेकर 40 टाइम्स पर मिनट। और ये किसकी वजह से, जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस दौरान जो होता है आप थोड़ी थकान भी फील करते हो और इस दौरान आपकी सांस भी फूल जाती है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, तो बहरहाल मतलब जब आप एक रेस्ट कंडीशन में होते हो तो रेस्ट कंडीशन के दौरान जो आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो होती है 15 से लेकर 20 पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल रेट होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी जो होती है वो इंटेंस फॉर्म में होती है, मतलब इंटेंस एक्टिविटी कर रही होती है। ठीक है, आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ये जो नर्व इम्पल्स होता है, ये जो सिग्नल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा है, ये किसको मिलता है, हाइपोथैलेमस को मिलता है ब्रेन के अंदर। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़ा देता है किसकी, इंटरकोस्टल मसल्स की और हमारे पास डायफ्राम की, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग की रेट होती है वो ज्यादा होती है। पहले 15 से लेकर 20 थी, फिर हो जाती है 30 से लेकर 40 टाइम्स पर मिनट। और इस तरीके से आपकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा फूल भी जाती है और आपकी ब्रीदिंग की रेट भी बढ़ भी जाती है। तो हमारे पास एक्सरसाइज का ये इफेक्ट होता है कि हमारे पास आपका जो रेट होता है ब्रीथ का वो हाई हो जाता है, 15 टू 20 से लेकर 30 टू 40 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, एयर पैसेज वे भी और उसके अलावा बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस भी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी, और उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।